डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री ने 19वीं शताब्दी में सहसंबंध ज्ञात करने की गुणन परिघात सहसंबंध गुणांक रीति का प्रतिपादन किया था। ये जो विधि है ये सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे सहसंबंध की दिशा और मात्रा का संतोषजनक माप प्राप्त होता है। अब जब इस कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के मुख्य लक्षणों की बात आती है तो उसमें पहला है दिशा की जानकारी। एक्चुअली कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की दिशा प्राप्त होती है, अर्थात गुणांक में अगर धनात्मक चिन्ह है तो उसमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसका तात्पर्य है कि दोनों श्रेणियां एक ही दिशा में परिवर्तित होती हैं। एक श्रेणी अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती इधर से होती है, और अगर सहसंबंध गुणांक का मान ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि जो श्रेणियां हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में परिवर्तित होती हैं। दूसरा इसमें है मात्रा और सीमाएं। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की मात्रा का अंकात्मक माप है वो प्राप्त होता है, और सहसंबंध गुणांक का मान सदैव +1 और -1 के बीच में रहता है। +1 होने पर पूर्ण धनात्मक और -1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यदि गुणांक का मान 0 है तो उनमें सहसंबंध बिल्कुल नहीं होता, यानी दो श्रेणियां एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं। तीसरा इसमें सहसंबंध एक आदर्श माप है क्योंकि इसमें समांतर माध्य और प्रमाप विचलन दोनों पर आधारित है। ज़्यादातर जो समांतर माध्य और जो प्रमाप विचलन है वो बीजगणितीय विश्लेषण में काम में लिए जाते हैं, इसलिए ये सबसे एक अच्छा माप भी कह सकते हैं। चौथा इसमें यह है कि सहविचरण की मात्रा का पता चलता है। इस गुणांक को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक समांक माला में जो समांतर माध्य से विचलनों की मात्रा ज्ञात करनी पड़ती है। मीन्स x सीरीज है तो उसमें dx और y सीरीज है तो उसमें dy, मीन्स ये डेविएशंस निकाले जाते हैं। फिर दोनों मालाओं के जो विचलनों की गुणा करके और गुणनफलों के जोड़ को मूल्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार दोनों श्रेणियों के जो सहविचरण है कोवेरियंस की मात्रा प्राप्त होती है। मीन्स ये कोवेरियंस है सिग्मा dx अपॉन dy अपॉन n। dx यहाँ पर जो x श्रेणी है, x पद मूल्यों का उनके समांतर माध्य से विचलन है। y श्रेणी का जो पद संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य से पद विचलन लेके दोनों का गुणनफल करके और उनका योग ज्ञात किया जाता है। फिर उनको जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे डिवाइड किया जाता है तो हमारे को कोवेरियंस प्राप्त होता है। उसके बाद है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का परिकलन कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले कोवेरियंस का माप किया जाता है। फिर इस निरपेक्ष माप को गुणांक में परिवर्तित करने के लिए दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलनों के गुणनफल से भाग दिया जाता है, और इस प्रकार जो उपलब्ध अनुपात है वो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक होता है। मीन्स जब इसको ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले dx निकालेंगे, dy निकालेंगे। dx मीन्स x माइनस x बार, dy मीन्स y माइनस y बार। ये डेविएशंस हैं, इनका गुणनफल करके इनका योग ज्ञात करते हैं। फिर इनको जो स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y और n से मल्टीप्लाई करके इसको विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन x होता है पहले भी हमने स्टडी कर चुके हैं कि ये सिग्मा dx² अपॉन n का वर्गमूल होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन y है वो सिग्मा dy² अपॉन n का वर्गमूल होता है। तो इस तरह से हम इस सूत्र का प्रयोग करके और कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो बात आती है
कि सहसंबंध गुणांक की जो प्रत्यक्ष विधि है, जो डायरेक्ट मेथड है, उसको कैसे, उसकी गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, फिर दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य से उनके व्यक्तिगत मूल्यों के विचलन ज्ञात किए जाते हैं, मीन्स x माइनस एक्स बार, अर्थात dx है वो x माइनस एक्स बार और dy है वो y माइनस वाई बार। दोनों श्रेणियों के जो परस्पर संबंधित विचलन है अर्थात dx और dy, उनको गुणा करके उनका जोड़ निकाला जाता है और लास्ट में दोनों श्रेणियों के विचलनों के वर्ग करके और अलग अलग उन विचलनों का जोड़ प्राप्त कर लिया जाता है। फिर दोनों श्रेणियों के परमाप विचलन निकाले जाते हैं और जो दिया हुआ जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम इसके काल पेशन का सहसंबंध गुणांक है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है कि काल पेशन के सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं क्या है। एक्चुअली काल पेशन की जो विधि है वो समांतर माध्य और परमाप विचलन पर आधारित है, जिसके कारण ये गणितीय दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध व सही है। इस कारण यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये इसकी जो मुख्य विशेषता है कि एक आदर्श माप है। यह श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित होने तथा समांतर माध्य और परमाप विचलन के आधार पर ज्ञात किए जाने के कारण एक आदर्श माप समझा जाता है। दूसरा, इसमें दिशाओं का ज्ञान। सहसंबंध गुणांक पद मूल्यों में परिवर्तन की दिशाओं की जानकारी देता है, धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में। मात्राओं व सीमाओं का ज्ञान, ये सहसंबंध गुणांक प्लस और माइनस के बीच में होता है और इससे सहविचलन का माप प्राप्त होता है। एक इसमें कारण और प्रभाव के सहसंबंध का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये जो गुणांक है वो श्रेणियों के मध्य कारण और प्रभाव के सहसंबंध के बारे में बतलाने में कुछ भी बतला पाने में असमर्थ है, इसलिए ये इसकी कमी के रूप में देखा जा सकता है। अब इसकी मान्यताएं क्या हैं सहसंबंध गुणांक की, काल पेशन के। सहसंबंध श्रेणियों में सामान्यतः और संभाविता होती है, जरूरी नहीं कि हर बार किसी भी कारणवश से उसमें सहसंबंधता पाई जा सकती है। श्रेणियों को प्रभावित करने वाली शक्तियों में परस्पर कारण और प्रभाव का संबंध रहता है। दोनों समक्ष श्रेणियों में रेखीय संबंध पाया जाता है और जो सहसंबंध का विक्षेप माप है उसको सहविचरण कहते हैं। इस तरह से जब काल पेशन के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो जो R का मान प्राप्त होता है उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं किस श्रेणी में किस प्रकार का सहविचरण है, धनात्मक है, ऋणात्मक है और कितनी मात्रा में है, और उससे उसकी श्रेणी का ज्ञान उस श्रेणी का पता चल जाता है। थैंक यू।